हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य अभिषेक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग साइकोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 200 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग 201 से 300 तक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हैं, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है 201, ला बेला इंडिफरेंस निम्न में से किस न्यूरोसिस से संबंधित है। सो ला बेला इंडिफरेंस एक तरह का सिम्टम है जो आपका एक न्यूरोटिक कंडीशन में देखने को मिलता है, यानी एक मेंटल डिसऑर्डर, एक ब्रेन के डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है आपका कन्वर्जन रिएक्शन। कन्वर्जन रिएक्शन एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट्स में काफी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैरालिसिस हो सकता है, कुछ मसल वीकनेस हो सकती है, कोई मसल स्पैज्म हो सकता है, ट्विचेस हो सकती हैं, या फिर डिस्फेजिया हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट डिजीनेस फील कर सकता है, फेंटिंग या सिंकोप उसको हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सेंस रिलेटेड डिसरप्शंस भी उसमें देखने को मिलते हैं। आंख, कान, नाक, इन सब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलती हैं, और हो सकता है उसमें नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स भी देखने को मिले, है ना, फिट्स टाइप का दौरे भी उसको आए। तो इस तरह के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं कन्वर्जन रिएक्शन में। इसमें ला बेला इंडिफरेंस भी देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, ये जो सिम्टम्स उस पेशेंट को आ रहे हैं, पेशेंट उसके प्रति बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस कंडीशन को ला बेला इंडिफरेंस बोला जाता है। पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल बिहेव करता है, वो यही बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ला बेला इंडिफरेंस बोलते हैं, जो कि कन्वर्जन रिएक्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202, आवाज उत्पादन का कम हो जाना क्या कहलाता है। जो हमारा जो वॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग जो बोल रहे हैं, अगर वो कम हो जाए तो उसको बोला जाता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच। ऑप्शन सी, पॉवर्टी ऑफ स्पीच आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203, ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें मरीज अप्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे कि चूना, पेंट आदि का लंबे समय से सेवन करता रहा है, वह क्या कहा जाता है। तो इसको पाइका बोलते हैं, PICA, पाइका। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आई होप सभी को भी ये पता होगा, सभी ने सुना होगा पाइका के बारे में। कुछ बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, तो उसको भी पाइका के साथ रिलेट किया गया है। चौक खा लेते हैं, पेंसिल की जो लीड होती है उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा दिनों तक अगर कोई ऐसे खाए तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग पाइका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204, निम्न में से कौन सी साइकोसोशियल थेरेपी नहीं है। तो नहीं पूछा गया है यहाँ पे, साइकोसोशियल थेरेपी नहीं है कौन सी। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सोमैटिक थेरेपी। सोमैटिक थेरेपी आपका साइकोसोशियल थेरेपी नहीं है, ये सोमैटिक आपके बॉडी से रिलेटेड है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बाकी साइको एनालिसिस, हिप्नोसिस और बिहेवियर थेरेपी, ये सब आपके साइकोसोशियल थेरेपी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205, निम्न में से किस स्थिति में ECT का प्रयोग वर्जित है। तो वर्जित मतलब आपको नहीं करना है वहां पे ECT। ECT में क्या किया जाता है, करंट दिया जाता है ना, तो आपको किस कंडीशन में करंट नहीं देना चाहिए। देखिए ऑप्शंस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, फ्रेश एंजाइना पेक्टोरिस और उपर्युक्त सभी। सो ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर होगा। अगर ऐसा कोई भी केस आपके पास आता है तो उसमें आपको ECT नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, डेलीरियम इस नाम से भी जाना जाता है। सो डेलीरियम जो आपका डिजीज है उसको एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, एक्यूट ऑर्गेनिक रिएक्शन, उपर्युक्त सभी, इन तीनों नाम से उसको जाना जाता है। सो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207,
एक डेलीरियम से ग्रसित व्यक्ति सबसे ज्यादा डिसोरिएंटेड किस चीज के लिए रहता है? तो एक डेलीरियम जिसको होता है वो सबसे ज्यादा डिसोरिएंटेड रहता है टाइम को लेके, ठीक है। उसको पता नहीं चलता है कि कौन सा टाइम आ गया है। वो हमेशा उसको नहीं समझ में आता कि सुबह हो रही है कि शाम हो रही है कि रात हो रही है, कितना टाइम बजा है अभी। तो ज्यादा डिसोरिएंटेड वो समय को लेके रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208। एक डेलीरियम से ग्रसित व्यक्ति में सबसे कॉमन प्रकार का हेलुसिनेशन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है कि दृष्टि संबंधी हेलुसिनेशन उसमें सबसे ज्यादा होता है। विजुअल हेलुसिनेशन उसको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो नहीं होती हैं। ओके, सो दृष्टि संबंधी हेलुसिनेशन आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे राइट साइड में आप लोग एक चार्ट देख पा रहे हैं, डेलीरियम में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ऑल्टर्ड स्लीप, सोने और उठने का टाइम बदल जाता है, इनअटेंशन रहता है, कुछ थिंकिंग, कुछ वो सही से सोच नहीं पाता है, याद नहीं रख पाता है, डिसओरिएंटेड रहता है, ठीक है। आधे से ज्यादा समय होश में ही नहीं रहता है, एक्यूट कभी भी ये स्टार्ट हो सकता है, और उसको देखने में उसको डिस्टर्बेंस रहता है, उसको अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। साइकोमोटर एजिटेशन रहता है, वो चिढ़ जाता है, या फिर रिटार्डेशन भी रह सकता है, वो कुछ रिएक्शन कम हो जाती है उसकी, ठीक। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको जहाँ पे दिखाई दे उस केस को हम लोग डेलीरियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। डेलीरियम का प्रीडिस्पोजिंग कारक क्या है, ठीक है। तो किससे क्या करने से आपको आगे चल के डेलीरियम हो सकता है? ऑप्शंस देखिए, अत्यधिक शराब का सेवन, सिर की चोट, वृद्धावस्था, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर होगा। ये तीनों ही कंडीशन में आगे चल के पेशेंट को डेलीरियम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। डिमेंशिया का सबसे कॉमन टाइप क्या है? डिमेंशिया मींस लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी वहां पे कम होने लगती है, भूलने लगता है आदमी। तो सबसे कॉमन टाइप है अल्जाइमर्स डिमेंशिया, जो कि मोस्टली ओल्ड एज में आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211। गस्टेटरी हेलुसिनेशन मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन का मतलब होता है टेस्ट से रिलेटेड। ओके, सो टेस्ट बड्स जो हमारी जीवा में पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स होती हैं, तो उसमें हेलुसिनेशन होता है। अगर आप मतलब अचानक ही उसको ऐसा लगता है कि मेरा मुंह मीठा हो रहा है, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ या फिर मैं मिर्ची खा रहा हूँ, जबकि वहां पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक। तो इस तरह का अगर हेलुसिनेशन टेस्ट से रिलेटेड हो तो हम उसको गस्टेटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे हेलुसिनेशन की कुछ टाइप्स आपको दिखाई गई हैं, देखिए। ऑडिटरी कान से रिलेटेड होता है, विजुअल हेलुसिनेशन आंखों से रिलेटेड होता है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन नाक से रिलेटेड होता है, कोई ऐसी खुशबू अगर आ रही है जो वहां पे बिल्कुल मौजूद नहीं है तो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हम उसको बोलेंगे। गस्टेटरी हेलुसिनेशन जीवा आपकी टंग से रिलेटेड होता है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन आपके स्किन से रिलेटेड होता है, ठीक है। कोई आपको टच नहीं कर रहा है, फिर भी आपको फील होता है कि किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, किसी ने आपका पैर पकड़ लिया, आपके शरीर पे चींटियां चल रही हैं, आपके शरीर पे जुएं चल रही हैं। इस तरह का जो सेंसेशन होता है उसको हम लोग टैक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। माइंड का पार्ट जो कि सही को गलत से अलग करता है एवं व्यवहार के सेंसर की तरह कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो है आपका सुपर ईगो पार्ट। ओके, सुपर ईगो, ऑप्शन डी सुपर ईगो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213। निम्न में से किस स्थिति में ईसीटी का प्रयोग इंडिकेटेड नहीं है? तो आपको यहाँ पे नहीं, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं दिया है इसमें। तो यहाँ पे आप ईसीटी कहाँ पर यूज नहीं करेंगे? आप कोई भी ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर अगर हो तो वहां पे ईसीटी का यूज आप नहीं करेंगे। ओके, सिजोफ्रेनिया, मानसिक तनाव, न्यूरोलॉजिकल रोग हो तो उस पे आप ईसीटी लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर में आपको ईसीटी का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214। हेलुसिनेशन है एक, हेलुसिनेशन किस तरह का डिजीज है? हेलुसिनेशन एक तरह का मानसिक रोग है। तो ये मन से रिलेटेड है ना, आपको वो चीजें महसूस हो रही हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो ये मन से रिलेटेड रोग है, इसलिए इसको मानसिक रोग कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 215। एक मानसिक रोग जिसमें किसी ऑर्गेनिक कारण की वजह से याददाश्त बाधित हो जाती है लेकिन बौद्धिक कारण अप्रभावित रहता है, तो इस रोग का नाम क्या है? इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है लेकिन बाकी जो काम वगैरह उसका रहता है, वो सारे काम वो बिल्कुल अच्छे से कर सकता है, उसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ चीजों को याद रखने में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216। ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम का सबसे प्रमुख ऑर्गेनिक कारण क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख ऑर्गेनिक कारण है लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन। जो लोग बहुत दिनों तक क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, बहुत दिनों तक शराब पीते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी याद रखने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो कंडीशन में हम उसको ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217। लिथियम का थेरेप्यूटिक प्रभावी सीरम सांद्रता स्तर कब मॉनिटर किया जाता है? तो 12 से 24 घंटे बाद ही इसको आपको मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप सीरम में उसका कितना कंसंट्रेशन है ये देखना चाहते हैं तो आपको 12 से 24 घंटे बाद ही आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। लिथियम लेने के 12 से 24 घंटे बाद आप इसका कंसंट्रेशन टेस्ट करा सकते हैं सीरम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218। निम्न में से कौन से पदार्थ के सेवन से शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक निर्भरता यानी डिपेंडेंस होने की संभावना सर्वाधिक अधिक रहती है, सबसे ज्यादा रहती है? तो ये जो है आपके, ये सारे आपके साइकोटिक ड्रग्स हैं जिनको लेने की वजह से, साइकोटिक पदार्थ जिसको बोलते हैं, साइकोएक्टिव पदार्थ जिनको लेने से क्या होता है, आपकी बॉडी इन पे डिपेंडेंट हो जाती है। अल्कोहल, ओपियोइड्स, कैनबिस है, निकोटिन है। तो इसमें जो ओपियोइड्स हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और यहाँ पे आपका आंसर ओपियोइड्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219। सामाजिक कारक जो कि साइकोएक्टिव पदार्थों के उपयोग संबंधी डिसऑर्डर का कारण होता है वो क्या होता है? ये साइकोएक्टिव पदार्थ, इसकी आदत कैसे लग जाती है? साथियों का दबाव, पारिवारिक अंतर्द्वंद, पारिवारिक सपोर्ट की कमी और उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी है तीनों ही केस में ऐसे साइकोएक्टिव पदार्थ या ये जो नशीली चीजें होती हैं इनकी आदत लग जाती है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220। केज प्रश्नमाला का प्रयोग किस बीमारी की सीवियरिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो केज क्वेश्चनर एक है, इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्चुअली आपका अल्कोहलिज्म की सीवियरिटी कितनी है वो पता लगाने के लिए ये क्वेश्चनर का यूज किया जाता है। ये केज क्वेश्चनर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। अल्कोहल की शरीर में मात्रा के किस स्तर पर कोमा हो सकता है? तो कितनी मात्रा में पेशेंट कोमा में जा सकता है? अल्कोहल की कितनी मात्रा अगर हो बॉडी में, तो इसका सही आंसर होगा 350 से 400 मिलीग्राम परसेंट। तो 350 से 400 मिलीग्राम परसेंट तक अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन पाया जाए बॉडी में तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222। शराब के सेवन का सबसे प्रमुख विथड्रॉल लक्षण क्या है? तो विथड्रॉल लक्षण आप सबको पता है, जब कोई नशीली चीज आप छोड़ देते हैं अचानक से तो उसके बाद हमारी बॉडी अजीब सा रेस्पॉन्ड करने लगती है। कुछ साइन एंड सिम्टम्स अब हमको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग विथड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। तो ये होगा अगली सुबह हैंगओवर होना, ये सबसे कॉमन होता है जब आप अल्कोहल लेते हैं। सपोज आपने प्रीवियस डे अल्कोहल लिया है तो सुबह आपको हैंगओवर जरूर होता है, आपका सर भारी भारी लगता है, अजीब सा लगता है, एनोरेक्सिया सी लगती है। ठीक है, तो इसको हैंगओवर बोला जाता है। आई होप ये टर्म सभी ने सुना होगा। तो ये सबसे प्रमुख विथड्रॉल लक्षण है शराब के सेवन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223। फ्लुक्सेटिन नामक दवा का सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट क्या है?
तो फ्लुक्सेटिन अगर कोई ले रहा है उसका सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट होगा डायरिया। उस पेशेंट में आपको डायरिया देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन बी डायरिया आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 224, रम फिट्स क्या होते हैं? सो रम फिट्स हम किसे बोलते हैं? लंबे समय तक शराब का सेवन करने के बाद अचानक छोड़ने पर आने वाले विथड्रॉल लक्षण को हम लोग रम फिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिट्स जैसे लक्षण आते हैं उसमें, उसको वो विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं अगर आप अचानक से छोड़ दो, जिसको रम फिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225, वेर्निक एन्सेफेलोपैथी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका भी सबसे प्रमुख कारण यही है, लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करना। अगर कोई बहुत ज्यादा लंबे समय तक शराब पी रहा है तो उसको वर्निक एन्सेफेलोपैथी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226, मनोरोग जो कि सामान्यतया वर्निक एन्सेफेलोपैथी के पीछे पीछे उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? आपको वर्निक एन्सेफेलोपैथी हो गई किसी पेशेंट को, उसके बाद फिर कौन सा डिसऑर्डर पैदा होगा उसमें? कोर्सैकॉफ साइकोसिस उसको बोलते हैं। ठीक है, कोर्सैकॉफ साइकोसिस आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227, एक याददाश्त संबंधी रोग जिसमें मरीज उन घटनाओं के बारे में बताता है जो कि घटित ही नहीं हुई है या घटी हुई बातों को जोड़ तोड़ के प्रस्तुत करता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामनेशिया। जो हुआ नहीं है वो अपने आप अपने मन से उसको जोड़ के बताता है, इसको पैरामनेशिया बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228, मनोवैज्ञानिक कारण जो कि साइकोएक्टिव पदार्थों के प्रयोग संबंधी रोग उत्पन्न करता है वो क्या होता है? आवेग नियंत्रण में कमी, सेल्फ एस्टीम की कमी, सच्चाई से बचना या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है। अगर कोई साइकोएक्टिव पदार्थ ले रहा है तो वो उसमें डिजीज कब पैदा करेगा? जब वो उसके आवेग को नियंत्रण नहीं कर पाएगा, है ना, और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इसकी मुझे आदत लग गई है, ये मेरे लिए बुरा है, तो फिर आगे चल के उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229, निम्न में से कौन सा डिमेंशिया का लक्षण नहीं है? सो ऑप्शंस देखिए, हेलुसिनेशन, रिमोट मेमोरी का कम हो जाना, सामान्य ओरिएंटेशन, अस्पष्ट चेतना या क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अस्पष्ट चेतना, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस का लेवल बिल्कुल सही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बाकी ये जो तीनों है ये आपको उसमें सिम्टम्स डिमेंशिया में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नहीं पूछा है ना, इसलिए अस्पष्ट चेतना आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230, निम्न में से कौन सा डेलीरियम का सामान्य लक्षण नहीं है? सो डेलीरियम का सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं, स्लीप वेक साइकिल का बाधित होना, ध्यान की कमी, याददाश्त का बाधित होना, सामान्यतः इंसिडियस ऑनसेट। सो इंसिडियस ऑनसेट जो है ये इसका कॉमन लक्षण नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों है ये इसमें देखने को मिलता है डेलीरियम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, अल्कोहलिज्म के दौरान डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? सो अल्कोहलिज्म अगर किसी को हो गया है, आदत पड़ गई है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपका बेंजोडायजेपिन्स दिया जाता है। बेंजोडायजेपिन्स, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 232, हैलोपेरिडोल का दैनिक डोज कितना होता है? सो इसका डोज होता है 5 से 30 मिलीग्राम। ये आप डोज सीधा याद रखिएगा, 5 से 30 मिलीग्राम। नेक्स्ट है 233 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहलिज्म के इलाज के लिए मोस्ट कॉमनली प्रयोग में ली जाने वाली बिहेवियर थेरेपी कौन सी है? सो अल्कोहलिज्म के इलाज में एवर्जन थेरेपी यूज की जाती है। एवर्जन थेरेपी में जो चीज आपको पसंद है उससे ही आपको दूर रहना है, उसको आपको नापसंद करना है। ठीक है, तो इसको एवर्जन थेरेपी बोला जाता है। ये एक तरह की बिहेवियर थेरेपी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234, निम्न में से अल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग का उदाहरण बताइए। सो अल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग है आपके, देखिए ऑप्शंस, डाइसल्फिरम, साइट्रेटेड कैल्शियम कार्बिमाइड, मेट्रोनिडाजोल या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा, ये तीनों ही अल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग्स हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 235, एक व्यक्ति जिसे कि डायसल्फिरम दे रखी है के द्वारा शराब का सेवन करने के कितने समय बाद डायसल्फिरम एथेनॉल अभिक्रिया उत्पन्न होती है। सो अगर कोई पेशेंट डायसल्फिरम ले रहा है और उसने फिर शराब पी ली उसके ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, सेंसिटाइजेशन रिएक्शंस होंगे, जिसको कि डायसल्फिरम एथेनॉल रिएक्शंस भी बोला जाता है। तो ये कितने समय बाद उत्पन्न होगा, ये कम से कम 30 मिनट बाद ये सिम्टम्स उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो डायसल्फिरम अगर कोई ले रहा है तो उसको फिर अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उसमें ये रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 236, निम्न में से कौन सा डायसल्फिरम एथेनॉल अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। इसके लक्षण क्या क्या दिए हैं, देखिए, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप या सिर दर्द। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। तो पेशेंट में हाइपरटेंशन नहीं देखा जाता है। ऐसे जो अगर डायसल्फिरम की रिएक्शन हो रही है तो उसमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, उसका बीपी कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा और सर में सीवियर दर्द होने लगेगा, लेकिन उसमें हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना, इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237, एल्प्राजोलम क्या है। एल्प्राजोलम एक तरह का बेंजोडायजेपिन है। ऑप्शन डी बेंजोडायजेपिन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 238, अल्कोहलिज्म के इलाज के लिए डायसल्फिरम की सामान्य डोज कितनी होती है। अल्कोहलिज्म में अगर आप डायसल्फिरम दे रहे हैं, इसकी डोज आप लोग याद रखिए 250 से 500 मिलीग्राम पर डे, 250 से 500 मिलीग्राम पर डे आपको डोज देनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239, पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें। पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में। ओके, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जो होती है, जिसमें पेशेंट डरता रहता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का जो सिजोफ्रेनिया होता है उसमें पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240, बिना सार्थकता के शब्दों का बार बार दोहराना क्या कहलाता है। तो कोई मतलब मीनिंगलेस कोई बार बार एक ही वर्ड को, एक ही लाइन को बार बार बोले जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सिवरेशन। पर्सिवरेशन ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बिना किसी उद्देश्य के एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है। तो एक ही शब्द, एक वर्ड को अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको बोला जाता है वर्बिजरेशन। ओके, वर्बिजरेशन, ऑप्शन बी वर्बिजरेशन आपका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 242, एक मरीज द्वारा डॉक्टर या नर्स द्वारा बोले गए शब्दों की नकल करना क्या कहलाता है। आप जो बोल रहे हो पेशेंट भी वही चीज दोबारा से रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, वर्बिजरेशन बोला जाएगा। ठीक है, इसको भी वर्बिजरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243, एक मरीज द्वारा डॉक्टर या नर्स द्वारा की गई गतिविधियों की नकल करना क्या कहलाता है। वो जो काम कर रहे हैं, जैसे हाथ हिला रहे हैं, पेशेंट भी वैसे ही हाथ हिलाने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। ऑप्शन डी इकोप्रेक्सिया आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 244, निम्न में से बिहेवियर साइकोथेरेपी का उदाहरण क्या है। बिहेवियर साइकोथेरेपी में फ्लर्टिंग, एवर्जन थेरेपी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उपर्युक्त सभी तीनों ही बिहेवियर साइकोथेरेपी में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 245, डिमेंशिया का सबसे प्रमुख टाइप कौन सा है। डिमेंशिया का सबसे प्रमुख टाइप है अल्जाइमर डिजीज, जो कि ओल्ड एज में पाया जाता है। जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है आदमी, बूढ़ा होता जाता है, तो उसकी मेमोरी कम होती जाती है। ठीक है, तो इसको अल्जाइमर डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 246, सबसे अधिक निर्भरता उत्पन्न करने वाला ओपियोइड डेरिवेटिव कौन सा है।
तो सबसे ज्यादा जिसका नशा होता है, जिसकी आदत लग जाती है, वो है मॉर्फिन और हीरोइन। ओके, मॉर्फिन और हीरोइन आपका सही आंसर है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है आपको नशा का आदि कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंस उत्पन्न हो जाती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247। निम्न में से कौन सी दवा का प्रयोग ओपियोइड के उत्पन्न विथड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे अगर विथड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई ओपियोइड डेरिवेटिव आपने बंद कर दिया, तो उसमें कौन सी मेडिसिन आप यूज कर सकते हो? क्लोनिडिन है, नेल्ट्रेक्सोन, मिथाडोन और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स आपके यूज किए जाते हैं ओपियोइड के विथड्रॉल सिम्टम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248। निम्न में से किस मनोचिकित्सक ने सिजोफ्रेनिया के 4 A's का वर्णन किया था? तो ये थे यूगन ब्यूलर और इसको ब्यूलर 4A भी बोला जाता है। ये जो सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया में इन्होंने वर्णन किया है, तो ये है यूगन ब्यूलर, याद रखिएगा आप ये नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 249। फ्रायड द्वारा वर्णित विकास की अवस्थाओं में एनल स्टेज किस उम्र समूह में वर्गीकृत की गई है? तो एनल स्टेज आपकी वर्गीकृत की गई है 2 से 3 साल में। तो 2 से 3 साल, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250। फ्रायड द्वारा वर्णित विकास की अवस्थाओं में फैलिक स्टेज किस उम्र समूह में वर्गित की गई है? तो फैलिक स्टेज आपका होता है 3 से 6 साल। 3 से 6 साल आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 251 नंबर क्वेश्चन। इमीप्रेमिन क्या होता है? तो इमीप्रेमिन एक एंटी डिप्रेसेंट है। ओके, तो डिप्रेशन में ये यूज किया जाता है इमीप्रेमिन। ये एक तरह का एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 252। निम्न में से ईसीटी का सबसे मेजर इंडिकेशन क्या है? तो ईसीटी आपको कहाँ देना है? तीव्र डिप्रेशन के साथ अगर आत्महत्या का रिस्क हो तो वो सबसे मेजर इंडिकेशन है, वहां पे आपको ईसीटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253। सिजोफ्रेनिया का वह कौन सा प्रकार है जिसका मेन डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन लक्षण होता है? तो परसिक्यूशन वाला डेल्यूजन किस में होता है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 254 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से स्टूपरस कैटाटोनिया के लक्षण क्या है? तो स्टूपरस कैटाटोनिया में क्या होता है? आदमी स्टूपर फेज रहता है, वो चुप रहता है, एकदम शांत रहता है, ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। सो मौन, स्टूपर, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी उसमें देखने को मिलती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। स्टूपरस कैटाटोनिया अगर है तो वहां पे ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255। लिब्रियम क्या है? लिब्रियम एक मेडिसिन है और ये किस तरह का मेडिसिन है? ये एक ट्रैंक्विलाइजर है। ट्रैंक्विलाइजर जो आप में क्या आपको बेहोश कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का ये मेडिसिन है लिब्रियम। ट्रैंक्विलाइजर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 256। निम्न में से कौन सा सिजोफ्रेनिया का गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर नहीं है? सो सिजोफ्रेनिया का गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर नहीं है। ओके, सो देखिए, सडन ऑनसेट, डिप्रेशन की अनुपस्थिति, पहला एपिसोड और एस्थेनिक शारीरिक बनावट अगर हो, तो यहाँ पे अच्छा प्रोग्नोस्टिक किसमें नहीं होता है? अगर डिप्रेशन की अनुपस्थिति हो तो वहां पे अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता है। डिप्रेशन की अनुपस्थिति आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257। सिजोफ्रेनिया के इलाज में काम में ली जाने वाली दवा कौन सी है? तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन के नाम दिए हैं, देखिए, क्लोरप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल, ओलानाज़ेपिन या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी मेडिसिन सिजोफ्रेनिया के इलाज में यूज की जाती हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 258। सिजोफ्रेनिया के इलाज में काम में ली जाने वाली क्लोरप्रोमाजिन नामक दवा की प्रतिदिन की डोज कितनी होती है? तो डेली डोज इसकी होती है 300 से 1000 mg मिलीग्राम। सो ऑप्शन डी 300 से 1000 मिलीग्राम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 259। निम्न में से परसेप्शन संबंधी रोग कौन सा है?
सो ऑप्शंस देखिए, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, इल्यूजन, ए या सी दोनों। सो ए और सी दोनों इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। ये परसेप्शन संबंधी रोग है। आप जो फील कर रहे हैं उसमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जो चीज नहीं है वो आपको फील होती है, या जो चीज जैसी है वैसी नहीं फील होती है, कुछ अलग तरह की फील होती है। ये दोनों ही आपके परसेप्शन संबंधी रोग हैं। यहाँ पे ये 3 डिजीज आपके दिए गए हैं, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और इल्यूजन। तीनों का बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। काफी कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। हेलुसिनेशन में क्या होता है, सपोज एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रही हूँ। एक जगह पे सांप नहीं है, ठीक है, सांप नहीं है, लेकिन पेशेंट को वहां पे सांप दिख रहा है। तो जो चीज नहीं है वो उसको दिख रहा है, ये है हेलुसिनेशन। ठीक, एक जगह पे रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है, पेशेंट को वो रस्सी सांप दिख रही है, तो इसको बोलते हैं इल्यूजन। ओके, मतलब वहां पे कुछ है लेकिन वो सांप नहीं है, वो रस्सी है और वो उसको सांप जैसी दिख रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इल्यूजन। डेल्यूजन क्या होता है? डेल्यूजन होता है एक तरह का गलत फहमी। गलत फहमी मीन्स जैसे वो कुछ सोच रहा है, वो अपने आप को कहीं का राजा सोच रहा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, और या फिर ऐसा सोच रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझको धोखा देने की कोशिश कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। ये जो है, ये जो चीज है, ये इसको डेल्यूजन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, ECT का पूरा नाम क्या है? सो ECT का फुल फॉर्म आप सबको पता है, हम लोग पिछले क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 261, सिजोफ्रेनिया में काम में ली जाने वाली ट्राइफ्लोपेराजिन की प्रतिदिन की डोज कितनी होती है? सो ट्राइफ्लोपेराजिन की प्रतिदिन की डोज होती है 15 से 50 मिलीग्राम तक। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 262, निम्न में से कौन सी दवाई टिपिकल एंटीसाइकोटिक नहीं है? एंटीसाइकोटिक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, फ्लूपेंथीजोल और सेट्रालिन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सेट्रालिन। ठीक है, तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 263, सिजोफ्रेनिया के इलाज में शामिल है। तो क्या शामिल है इसमें? एंटीसाइकोटिक दवाओं का प्रयोग, ECT का प्रयोग, थेरेप्यूटिक कम्युनिटी या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर होगा। तीनों चीजें उसके ट्रीटमेंट में शामिल है, आपके सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 264, किसी आइडिया के प्रति अल्पकालीन संवेगात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है। तो किसी कोई आइडिया अगर उसको आ रहा है, उसका कुछ समय तक उसकी जो प्रतिक्रिया रहती है उसको हम लोग अफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो अफेक्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 265, किसी आइडिया के प्रति दीर्घकालीन संवेगात्मक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है मूड। सो मूड उसका कैसा है, वो मूड काफी लंबे समय तक रहता है ना, इसलिए दीर्घकालीन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 266, निम्न में से किस साइकोथेरेपी को मिलियोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा थेरेप्यूटिक कम्युनिटी। ओके, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, थेरेपी देने की कोशिश करते हैं, तो इसको मिलियोथेरेपी बोला जाता है, थेरेप्यूटिक कम्युनिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 267, निम्न में से कौन सा सिजोफ्रेनिया का पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर नहीं है? तो सिजोफ्रेनिया का पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर मतलब क्या होता है कि वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इस ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें जो कि पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर नहीं है पूछा है। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, बीमारी से पूर्व वाली अवस्था में उचित समायोजन की कमी, सिजोफ्रेनिया का पारिवारिक इतिहास, प्रेसिपिटेटिंग स्ट्रेसर की उपस्थिति और कमजोर सामाजिक सपोर्ट। सो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में नहीं आता है, बाकी जो ऑप्शन है आपके वो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट की, तो वो पेशेंट फिर ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है 268 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से मैनिक एपिसोड के लक्षण कौन से हैं? तो मैनिक एपिसोड में हमने पढ़ा था कि सब कुछ हाइपर एक्टिव हो जाता है, सब कुछ ज्यादा होने लगता है। तो देखिए ऑप्शन, साइकोमोटर गतिविधियों का बढ़ जाना, मरीज का ज्यादा बातूनी होना, अपने आप को बड़ा मानना। सो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा। इसमें सब कुछ मरीज ज्यादा करने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 269, निम्न में से डिप्रेसिव एपिसोड के लक्षण कौन से हैं? डिप्रेसिव में सारी गतिविधियां कम हो जाती हैं, सब कुछ कम हो जाता है, मरीज उदास हो जाता है ना। तो देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, साइकोमोटर गतिविधियों का कम हो जाना, निराश होना, अपने आप को असहाय समझना, मौन एवं गतिहीन रहना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ये सारे सिम्टम्स आपके डिप्रेसिव एपिसोड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270, एक पुरुष में पूरी जिंदगी के दौरान डिप्रेशन का एपिसोड आने की संभावना कितने प्रतिशत रहती है? तो पूरे जिंदगी में उसको 8 से 10% चांसेस रहते हैं डिप्रेशन के एपिसोड्स आने में। ये नॉर्मल लाइफ की बात की जा रही है, ठीक है, ये बीमारी की बात नहीं की जा रही है। एक नॉर्मल लाइफ में भी 8 से 10% लाइफ स्पैन में उसको डिप्रेशन फील हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 271, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य हमें ढूंढना है, जो सही नहीं है वो ढूंढना है। देखिए मैनिया की तुलना में डिप्रेशन की लाइफ टाइम रिस्क ज्यादा होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है। और पुरुष में डिप्रेशन की लाइफ टाइम रिस्क महिलाओं की तुलना में अधिक होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये ऑप्शन बी आपका असत्य है। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया के फैलने का दर लगभग 0.5 से 1% है, ये भी सही है। और मूड डिसऑर्डर के दौरान तीव्र डिप्रेशन एक अच्छा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर माना जाता है, ये भी सही है, ठीक। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे असत्य ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 272, निम्न में से कौन सा एक एंटी डिप्रेसेंट दवा नहीं है? तो एंटी डिप्रेसेंट आपका कौन सा नहीं है? सोडियम वेलप्रोएट एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। सोडियम वेलप्रोएट आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। सोडियम वेलप्रोएट आपके एपिलेप्सी में, बाइपोलर डिसऑर्डर में और माइग्रेन में यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, इसलिए एंटी डिप्रेसिव ड्रग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है? आप दोनों तरह के मूड आप में प्रेजेंट है, आप अचानक से एकदम खुश हो जाते हो, अचानक से एकदम गुस्से में आ जाते हो, अचानक से एकदम दुखी हो जाते हो, ठीक है। तो इसको और क्या बोला जाता है? MDP भी इसको बोला जाता है। MDP का फुल फॉर्म क्या है? मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ओके, तो इस तरह का कुछ रहता है, कभी वो उदास रहता है और अचानक से वो खुश हो जाता है, दोनों तरह के मूड उसमें प्रेजेंट होते हैं। MDP इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 274 क्या दिया है देखिए, एक मनोरोग जिसमें एक ही मरीज में अलग अलग समय पर बार बार मैनिया एवं डिप्रेशन के एपिसोड्स आते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। अभी हमने डिस्कस किया है ना, मैनिया मतलब बहुत खुशी वाला ओवर एक्टिव कंडीशन रहता है, और डिप्रेशन दुख वाला और हाइपो एक्टिव कंडीशन रहता है, तो इसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 275, हल्के डिप्रेशन एवं हल्के मैनिया के बीच मूड की अस्थिरता क्या कहलाती है? तो हल्का डिप्रेशन है, हल्का खुशी है, इस तरह से अगर मूड उसका अस्थिर है उसको हम लोग साइक्लोथाइमिया बोलते हैं। ऑप्शन डी साइक्लोथाइमिया आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 276, टोकन इकोनॉमी क्या है? टोकन इकोनॉमी एक तरह का व्यवहारिक थेरेपी है जो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, उनके व्यवहार को, उनके बिहेवियर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें पेशेंट को एक टारगेट दिया जाता है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी, पेशेंट की कोई पसंदीदा चीज उसको टोकन या प्राइस के हिसाब में रखा जाता है और वो चीज उसको टारगेट अचीव करने के बाद दी जाती है, ठीक है। इस तरह से पेशेंट का बिहेवियर डेवलपमेंट कराने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में शामिल है।
तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में देखिए इमिप्रेमिन नामक दवा, ईसीटी, बिहेवियर थेरेपी या उपर्युक्त सभी। सो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर होगा। मेडिसिन आपको देनी है, ईसीटी भी आपको यूज करना है वहां पे और बिहेवियर थेरेपी भी आपको करानी है। तो सारा उपर्युक्त सभी आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 278, लिथियम का थेरेप्यूटिक रक्त स्तर कितना होता है? तो थेरेप्यूटिक रक्त स्तर ब्लड लेवल उसका कितना होता है? 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 279, लिथियम का प्रोफाइलैक्टिक रक्त स्तर कितना होता है? प्रोफाइलैक्टिक रक्त स्तर इसका 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। और थेराप्यूटिक 0.8 से होता है, प्रोफाइलैक्टिक 0.6 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 280, लिथियम की प्रतिदिन ली जाने वाली थेराप्यूटिक डोज कितनी होती है? तो ये होती है 900 से 1500 मिलीग्राम। ऑप्शन बी 900 से 1500 मिलीग्राम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281, मैनिया के इलाज के लिए सामान्यतया लिथियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सो मैनिया के इलाज में लिथियम का यूज किया जाता है और ये लिथियम कार्बोनेट के फॉर्म में दिया जाता है। ऑप्शन बी लिथियम कार्बोनेट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 282, निम्न में से मूड स्टेबलाइजर का उदाहरण है। मूड स्टेबलाइजर कौन करता है? देखिए ऑप्शन सोडियम वेलप्रोएट, कार्बामिजापिन, ए और बी दोनों, एमिकैसिन। तो यहाँ पे सोडियम वेलप्रोएट एंड कार्बामिजापिन दोनों सही आंसर है। सो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283, ICD-10 वर्गीकरण के किस वर्ग में अल्कोहल के उपयोग की वजह से होने वाली मानसिक एवं व्यवहारिक बीमारियों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जानने से पहले हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि ICD-10 क्या है। तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें डिजीजेस या बीमारियों को क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज बना के उनको रखा गया है, ठीक है। तो जो मानसिक एवं व्यवहारिक बीमारियां होती हैं उनको F वाली कैटेगरी में रखा गया है। ABCD करके अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें अलग अलग बीमारियां आती हैं। सो मानसिक या आपकी मेंटल डिसऑर्डर वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो F कैटेगरी में आती हैं। और इसमें अल्कोहल से रिलेटेड जो मानसिक बीमारियां हैं वो कितने नंबर पे आती हैं? वो F10 की कैटेगरी में रखी गई हैं। ओके, सो ये हर कैटेगरी में नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 करके। सो F10 की जो कैटेगरी है उसमें अल्कोहल से होने वाली मानसिक बीमारियों को रखा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 284, तो इसमें क्या है? ICD-10 वर्गीकरण के किस वर्ग में फोबिक एंजाइटी रोग शामिल है? तो फोबिक एंजाइटी भी एक तरह का मानसिक डिसऑर्डर है ना। सो मानसिक डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली F वाली कैटेगरी में होगा। अब F कैटेगरी के कौन से नंबर में ये आएगा? ये F40 नंबर में आएगा। ओके, ऑप्शन ए F40 आपका सही आंसर होगा। अब इसको और थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। ये कंप्लीट चार्ट नहीं है, ये बीच में से थोड़ा सा मैंने दिया है आपको समझाने के लिए। इसकी एक बहुत ही मोटी सी बुक आपको मिलेगी ICD-10 कोड वाली। तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए A0 से लेके B99 तक कुछ इन्फेक्शियस और पैरासाइटिक डिजीजेस को रखा गया है। C0 से D48 तक नियोप्लाज्म्स को रखा गया है। D50 से D89 तक ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स तथा इम्यून मैकेनिज्म के डिसऑर्डर्स को रखा गया है। E0 से E90 तक एंडोक्राइन, न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डिजीजेस को रखा गया है। और इधर देखिए F0 से F99 तक आपको मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे यहाँ पे, जो आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। इसके आगे का क्लासिफिकेशन भी आप लोग देख सकते हैं। नर्वस सिस्टम, आई डिजीज है, ईयर डिजीज है, इन सबकी कैटेगरीज अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए F की नंबरिंग है, मैंने बीच में से उठा के कुछ नंबर्स यहाँ पे डाले हैं। सो अल्कोहल से रिलेटेड जो आपकी मेंटल डिजीजेस होती हैं वो F10 की कैटेगरी में रखी जाती है।
ओपियोइड से रिलेटेड हो तो F11, कैनाबिनॉइड से रिलेटेड हो तो F12, सेडेटिव से रिलेटेड हो तो F13। इस तरह से ये कैटेगराइजेशन किया गया है। कंप्लीट आपको अगर चार्ट चाहिए तो आपको वो बुक फॉलो करनी पड़ेगी, ICD-10 कोड वाली बुक, तो वहां पे आप लोग रेफर कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 285, निम्न में से कौन सा कथन साइकोसिस के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है? तो नहीं पूछा है इसने। आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया है। इंसाइट का अनुपस्थित होना, मरीज को वास्तविकता का ज्ञान होना, व्यक्तित्व में अत्यधिक डिस्टर्बेंस होना, चारित्रिक लक्षणों जैसे कि हेलुसिनेशन एवं डिल्यूजन की उपस्थिति होना। तो यहाँ पे क्या होता है, साइकोसिस है तो उसको अपने वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, एक्चुअली में वो क्या कर रहा है उसको नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो ये आपका सही आंसर होगा। मरीज को वास्तविकता का ज्ञान होता है लिखा है यहाँ पे, ये उसको नहीं होता है। बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 286, एक मरीज को समूह में खाना खाने में बेवजह का डर अनुभव होता है, मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो एक ग्रुप में बैठ के खाना खाने के लिए अगर वो डरता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग सोशल फोबिया कहते हैं। वो सोशलाइज नहीं हो पा रहा है, सबके साथ मिलनसार नहीं हो पा रहा है, उसको डर लग रहा है, इसको हम लोग सोशल फोबिया कहते हैं। ओके, तो ये इंग्लिश का टर्म है, इसका इंग्लिश स्पेलिंग में लिख देती हूँ, सोशल फोबिया। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287, OCD का सबसे कॉमन क्लिनिकल सिंड्रोम क्या है? सो OCD का सबसे कॉमन सिंड्रोम है वॉशर्स। वॉशर्स में जो धोते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो लोग धोते रहते हैं, या तो हाथ धोते रहते हैं, कपड़े धोते रहते हैं, बर्तन धोते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो धोते ही रहते हैं। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज साफ हो गई है, तो हमेशा उनको लगता है कि ये चीज गंदी है और उसको धोते ही रहते हैं। तो वॉशर्स आपके सबसे कॉमन वाले सिंड्रोम है OCD में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 288, किसी भी विशेष वस्तु या स्थिति से बेवजह का डर क्या कहलाता है? तो बेवजह अगर कोई किसी भी चीज से डर रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग फोबिया कहते हैं। ठीक है, फोबिया अलग अलग तरह का होता है, किस चीज से आपको डर है उसके अकॉर्डिंगली उसका नेमिंग किया गया है, ये फोबिया वो फोबिया, इस तरह से। ठीक है, तो फोबिया यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 289, सबसे कॉमन प्रकार का फोबिया कौन सा है? सबसे कॉमन प्रकार का फोबिया है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता क्या है? एगोराफोबिया होता है किसी खुले स्थान में जाने से डर लगना, या फिर कोई ऐसे जगह पे जाने से, मतलब किसी ऐसे जगह पे अगर वो पहुंच गया है जहां से बच के निकलना मुश्किल है, तो वहां पे वो जरूरत से ज्यादा डर जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को एगोराफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 290, फोबिया के इलाज में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली बिहेवियर थेरेपी कौन सी है? सो फोबिया के इलाज में ऑप्शंस देखिए, फ्लडिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, या ए या बी दोनों। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए और बी दोनों। फ्लडिंग और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन दोनों ही आपके बिहेवियर थेरेपी में यूज किए जाते हैं फोबिया के इलाज के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 291, निम्न में से कौन सा लक्षण मनोरोगियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो मनोरोगी जो होता है वो काफी टाइम पे एंजाइटी फील करते हैं, बेचैनी फील करते हैं। सो एंजाइटी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 292, एंजाइटी के उपचार में काम आने वाली सबसे कॉमन दवा कौन सी है? तो एंजाइटी अगर किसी को है उसको बेंजोडायजेपिन्स दिए जाते हैं। तो बेंजोडायजेपिन्स आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293, एक मरीज अकारण ही बार बार अपने हाथ धोता है, मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो ऐसा कोई पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो क्लियर कट वो OCD का केस है। ठीक है, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बार बार अपने हाथ धोता रहता है, ये और आपका सही आंसर होगा OCD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 294,
एक मनोरोग जिसमें मरीज को अनेक डाउट रहते हैं, जैसे कि नोटों की गिनती सही से है या नहीं, दरवाजे का ताला लगाया है कि नहीं, मरीज किस रोग से पीड़ित है। तो ऑब्वियसली ये भी इसका आंसर होगा ओसीडी। वो बार बार नोट गिनता रहता है, एक बार गिन लेता है फिर सोचता है कि पता नहीं सही है कि नहीं, दोबारा गिनता है। दरवाजे पे ताला लगा लिया, एक बार जाके चेक करता है, फिर दोबारा जाके चेक करता है, फिर जाके चेक करता है ताला सही से लगा है कि नहीं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग ओसीडी कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी ओसीडी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 295। ओसीडी के उपचार में काम में ली जाने वाली साइकोथेरेपी कौन सी है। तो ओसीडी के उपचार में देखिए ऑप्शंस क्या क्या बताए गए हैं। विचारों को रोकना एवं उन्हें मॉडिफाई करना, प्रतिक्रिया को रोकना, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी प्रोसीजर्स आपको यूज करने हैं। जो विचार उसको आ रहे हैं कि मेरे हाथ साफ नहीं है, तो उसको रोकना है, उस विचार को बदलने की कोशिश करनी है। जो प्रतिक्रिया वो कर रहा है कि हाथ धो रहा है जाके, उसको रोकना है, और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करना है ताकि वो ये चीज बार बार फील ना करे। तो तीनों ही थेरेपी आपको वहां पे यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296। हिस्टेरिकल फिट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो हिस्टेरिकल फिट्स जो होते हैं उनको डिसोसिएटिव कन्वर्जन्स भी बोला जाता है। ऑप्शन सी डिसोसिएटिव कन्वर्जन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 297। निम्न में से कौन सा हिस्टेरिकल फिट्स का लक्षण नहीं है। सो ऑप्शंस देखिए, यह सामान्यतः सुरक्षित स्थानों पर ही घटित होता है, इसमें सामान्यतः टंग बाइट अनुपस्थित होता है, मरीज को गहरी चोट लग जाती है और ईईजी जांच सामान्य रहती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, मरीज को गहरी चोट इसमें नहीं लगती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लक्षण नहीं होगा। बाकी हिस्टेरिकल फिट्स जो होते हैं उसमें वो कभी भी उसको कोई इंजरी नहीं होगी, पेशेंट को ना टंग बाइट होगा, एकदम सुरक्षित स्थानों पे ही उसको ये फिट्स आएंगे। और अगर आप उसका ईईजी कराओगे, ब्रेन का आप वेव्स निकालोगे, तो वो सब आपको नॉर्मल ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हिस्टेरिकल फिट्स और एपिलेप्टिक फिट्स दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। हिस्टेरिया की कंडीशन और एपिलेप्सी की कंडीशन में डिफरेंस बताया गया है। तो हिस्टेरिया में जो फिट्स आते हैं वो नॉर्मली इमोशनल कॉज से आते हैं, और स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है हो तो उसमें हिस्टेरिकल फिट्स आने का प्रोबेबल चांस रहता है। ओके, तो वहां पे ऑरा प्रोलॉन्ग्ड रहता है, एलैबोरेटेड रहता है। एपिलेप्सी में कोई डेफिनाइट कॉज नहीं है, ये इसमें ब्रेन के टिश्यूज में प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से एपिलेप्सी होती है। हिस्टेरिया में कोई भी ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो एक मानसिक बीमारी है। ब्रेन में कोई ऑर्गेनिक डिफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। थिंकिंग, उसके इमोशनल थिंकिंग पे ये डिजीज उस पे उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑनसेट इसका ग्रेजुअल होता है, एपिलेप्सी का सडन होता है। इंजुरी फ्रॉम फॉलिंग एब्सेंट, ये बड़े ध्यान से गिरता है, इसको कोई भी तरह की चोट नहीं लगती है, ना टंग बाइट होता है, यूरिन और फीसस कभी नहीं पास होता है, लाउड स्क्रीम्स और क्राइज इन कोर्स ऑफ फिट, और ये रोता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है हिस्टेरिया का पेशेंट। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नॉट कंप्लीट, कभी भी वो पूरी तरह से बेहोश नहीं होता है, हल्का फुल्का होश में ही रहता है। पेशेंट में रिमेम्बर फिट और सम पार्ट ऑफ इट, और पेशेंट को अपने फिट्स याद रहते हैं। लेकिन एपिलेप्सी में ऐसा नहीं होता, एपिलेप्सी में सारे ऑपोजिट्स होते हैं, ठीक है। पेशेंट यूरिन पास कर देता है, गिरने की वजह से चोट लग जाती है, टंग बाइट उसको हो सकता है, और वो पूरा बेहोश भी हो जाता है ना। जब उसके दौरे खत्म होते हैं तो उस पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और उसको कुछ याद नहीं रहता है कि फिट के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इसके डिफरेंसेस बताए गए हैं। आपको ये डिफरेंसेस पढ़ने हैं और बड़े ध्यान से आपको समझ के कि ये हिस्टेरिकल फिट्स है या एपिलेप्टिक फिट्स हैं, ये देख के आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298। रिस्पेरिडोन है एक। रिस्पेरिडोन क्या है? ये एक तरह का एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। ओके, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 299। एक न्यूरोटिक रोग जिसमें मरीज पहले वाली लाइफ को पूरी तरह भूल जाता है और अपनी नई पहचान बना लेता है, इस रोग को क्या कहा जाता है? तो
तो इस रोग को कहा जाता है डिसोसिएटिव फुग। डिसोसिएटिव फुग आपका सही आंसर है। ये पूरी तरह से पेशेंट बदल जाता है, वो अपना नाम पता अपने फैमिली सब भूल जाता है, उससे पहले सब कुछ भूल जाता है और एक नई पहचान बताने लगता है कि मैं ये बंदा हूँ। ठीक है, तो इसको डिसोसिएटिव फुग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, साइकेट्रिक उपचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो अगर आप किसी का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसका आपका टारगेट क्या रहेगा। इसका टारगेट रहेगा कि मरीज को ज्यादा अच्छा मनोवैज्ञानिक समायोजन बनाने में मदद करना। ठीक है, तो वो अपने उसकी मन में वो विकार उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो अपने मन को कैसे समायोजन करे, उसको कैसे नियंत्रित करे, ये आपका सबसे प्रमुख लक्षण रहना चाहिए। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस देखिए, मरीज को बीमारी के लक्षणों से मुक्ति दिलाना, ऑब्वियसली ये भी है, लेकिन सिर्फ मुक्ति दिलाने से नहीं होगा, उसे फिर वो जब घर जाएगा दोबारा से वो बीमार हो जाएगा, है ना। तो उसको अपने मन को नियंत्रित करना आपको सिखाना चाहिए। मरीज को वापस उसके घर भेजना, मरीज को साइकेट्रिक बनने से रोकना, मतलब पागल होने से रोकना, साइकोटिक होने से रोकना, तो ये सब सही है। लेकिन सबसे मेन आपका मोटिव ये होना चाहिए कि वो अपने मन को नियंत्रित कर पाए, उसके मन में जो अजीबोगरीब विचार आ रहे हैं या फिर जो उल्टी पुल्टी एक्टिविटीज वो कर रहा है, उटपटांग हरकतें वो कर रहा है, वो सब चीजें वो ना करे। ठीक है, तो ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। इसी के साथ आज के 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी नई नई चीजें हम जानेंगे। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्रिप्शन चार्ज कुछ भी नहीं है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स वगैरह भी आप जरूर बनाइए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताई जा रही हैं उसके नोट्स भी बनाइए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, है ना। आगे की क्लासेस में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्लासेस भी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप जब भी चैनल ओपन करते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोस भी हैं। वो सारी क्लासेस आप लोग वहाँ से फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीली आप देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। सो अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।